बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी। सबसे पहले होता है कि जो आपका इसोफेगस होता है ना, वो उसमें नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, लेकिन उसमें कैरेटिन लेयर नहीं होती है। जो अपर 1/3 होती है उसमें स्टायलेटेड मसल होता है, मतलब स्केलेटन मसल होगा। जो मिडिल और 2/3 लेयर होती है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, जो कि लेकिन कुछ ओवरलैपिंग हो रही होती है आपके पूरे इसोफेगस के अंदर। अपर वाला पार्ट आपका स्केलेटन मसल से बना हुआ होता है, लोअर 2/3 आपका स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। स्टमक के अंदर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नजर आते हैं और इसमें पैराइटल सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स आपको पिंक कलर के नजर आते हैं, इओसिनोफिलिक होते हैं। जो चीफ सेल्स होते हैं वो बेसोफिलिक होंगे। उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर ना आपको मिलाए और माइक्रोविलाए नजर आते हैं, और ड्यूडेनम की जो होती है ना वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है, इसीलिए ही विलाए और माइक्रोविलाए होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड मिलते हैं, जो ब्रूनर से बी से ब्रूनर और बी से बाइकार्बोनेट सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है, ऑफ द सब मिकोजा और क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होती हैं। ब्रूनर ग्लैंड्स आपकी ड्यूडेनम के अंदर होते हैं जो कि बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होती हैं उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि आपके एरिथ्रोसाइट्स को, और जो गोबलेट सेल्स होते हैं और जो पैनिस सेल्स होते हैं जो कि डिफेंसिन्स, लाइसोजाइम्स, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को रिलीज कर रहे होते हैं, इनको रिप्लेस करती हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं आपकी ड्यूडेनम के अंदर, एक आपके विलाय होते हैं और माइक्रोविलाय होंगे, और साथ आपकी क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होते हैं। क्रिप्स के अंदर आपके स्टेम सेल्स होते हैं, विलाय और माइक्रोविलाय के अंदर आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है और ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जिजनम के अंदर भी विलाय होंगे, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होंगी और प्लाइका सर्कुलरिस होती है आपकी जिजनम के अंदर, ठीक है। और डिस्टल ड्यूडेनम के अंदर भी प्लाइका सर्कुलेयर्स होती हैं। इलियम के अंदर आपको पेयर पैचेस मिलते हैं जो कि बेसिकली लिम्फ नोड के एग्रीगेट्स होते हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर या फिर सब म्यूकोजा के अंदर। प्लाइका सर्कुलरिस जो होती है वो आपकी प्रॉक्सिमल इलियम के अंदर होती है, डिस्टल ड्यूडेनम के अंदर होती है, जिजनम के अंदर होती है, और क्रिप्स ऑफ लिबरकुन भी होंगे। जो सबसे ज़्यादा आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं वो आपकी इलियम के अंदर होते हैं। उसके बाद कॉलन आती है, कॉलन के अंदर भी क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होंगे, लेकिन कॉलन के अंदर कोई भी साथ अबंडेंट गॉबलेट सेल्स होते हैं, लेकिन कोई भी विलाय नहीं होते हैं कॉलन के अंदर। कॉलन की एब्जॉर्प्टिव सर्विस नहीं होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर्स आपकी जीआईटी ट्रैक को सप्लाई करते हैं ना, वो या तो आपके बायलैटरल होते हैं, वो आपके सिंगल होते हैं और आपके एंट्रीली ब्रांच करते हैं एओर्टा से, जैसे कि सीरिक आर्टरी हो गई आपकी, सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एसएमए, आईएमए। जो आर्टरीज आपके नॉन जीआई स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं वो आपके एओर्टा के बायलैटरल निकलती हैं, पेयर्ड होती हैं, लैटरली या फिर पोस्टीरियरली ब्रांच करती हैं। अब क्या होता है कि जो दो एरियाज होते हैं ना कॉलोन के, उसकी डुअल ब्लड सप्लाई होती है जिसको डिस्टल आर्टीरियल ब्रांचेस में मिलती हैं, इसे हम वाटरशेड रीजन्स कहते हैं। और इस यहाँ पे ठीक हो गया, ससेप्टेबल होता है कॉलोन की स्कीमिया के अंदर, ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर के ऊपर और रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा हमारे पास स्प्लीनिक, जहाँ पे स्प्लीन का फ्लेक्चर होता है ना, वहाँ पे आपकी सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी सप्लाई करती है और आपकी इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी सप्लाई करती है स्प्लेनिक फ्लेक्चर के लेवल के ऊपर। यहाँ पर आपको डुअल ब्लड सप्लाई होती है। एक आपकी रेक्टोसिग्माइड जंक्शन के ऊपर, जहाँ पे आपकी रेक्टम और सिग्माइड मिल रही होती है, जो लास्ट सिग्माइड आर्टीरियल ब्रांच होती है ना आपकी आईएमए की, और सुपियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, ये दोनों सप्लाई कर रही होती हैं आपके रेक्टोसिग्माइड जंक्शन को। एक होता है नट क्रैकर सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो आपका एओर्टा और जो आपकी एसएमए होती है ना, सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान में आपकी जो लेफ्ट रीनल आर्टरी होती है ना, वो लेफ्ट रीनल वेन होती है, वो कंप्रेस कर जाती है नट क्रैकर सिंड्रोम के अंदर। उस वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, फ्लैंक के अंदर पेन होगा, ठीक है। साथ उसको क्या होगा कि उसको ग्रॉस हीमाचूरिया डेवलप हो जाता है अगर उसकी रीनल थिन वॉल रीनल वेरिकोसिटीज हो जाने की वजह से, और उसको लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील भी डेवलप हो जाती है लेफ्ट रीनल वेन के सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में कंप्रेस हो जाने की वजह से उसको फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन होने के साथ साथ उसको हीमाचूरिया डेवलप हो जाएगा, ब्लड आएगा उसके यूरिन के अंदर, और उसको लेफ्ट साइड वेरिकोसील होगी। ग्रॉस हीमाचूरिया होगा, मतलब विजिबल हीमाचूरिया होगा नट क्रैकर सिंड्रोम के अंदर। उसके बाद आता है सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम के अंदर बेसिकली आपको इंटरमिटेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आते हैं कि खाना खाने के बाद आपको जो है ना वो दर्द शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। जब आपकी सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी और जो एओर्टा के दरमियान में आपको जो ड्यूडेनम का जो थर्ड पोर्शन होता है ना, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाता है, इसे हम कहते हैं सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, जिसमें एसएमए और एओर्टा जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं आपके थर्ड पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम को। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको पेन शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर आपके डिमिनिश मेसेंटेरिक फैट की वजह से होता है, और जिनका लो बॉडी वेट होता है या फिर मैल नरिश पेशेंट के अंदर एसएमए सिंड्रोम डेवलप हो जाता है।
अब यहाँ पे बात शो किया हुआ है कि देखें आपका ये इन्फीरियर वेना कैवा साथ शो किया हुआ है, साथ एओर्टा शो किया हुआ है। अब इन्फीरियर वेना कैवा से को एओर्टा के साथ साथ होता है। अब क्या हो रहा है कि आपके सबसे जो फ्रंट से ब्रांच निकल रही है वो आपकी सिलिक है, जो आपके SMA है वो भी फ्रंट से निकल रही है, और जो IMA है वो भी आपकी फ्रंट से निकल रही है। अब सिलिक क्या करती है, अब जो साइड से आपकी ब्रांचेज हैं ना, जैसे कि सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडिल सुप्रारीनल, इंफीरियर सुप्रारीनल, रीनल, गोनाडल, जो आपकी पेयर्ड हैं और जो नॉन GI स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं वो आपकी पेयर्ड हैं और वो लैटरली या फिर पोस्टीरियरली ब्रांच करती हैं। उसके बाद जो मेन ब्रांचेज होती हैं L4 B4 से आपने याद रखना है बायफोर्केशन, ठीक है। L4 के लेवल के ऊपर आपका जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है वो डिवाइड कर जाता है आपकी राइट कॉमन आइलिक के अंदर, लेफ्ट कॉमन आइलिक के अंदर। कॉमन आइलिक आपकी डिवाइड करती है एक्सटर्नल आइलिक, इंटरनल आइलिक के दरमियान में, और एक आपकी मीडियन सैक्रल होती है। लेफ्ट कॉमन आइलिक भी इस तरह से लेफ्ट इंटरनल आइलिक और लेफ्ट एक्सटर्नल आइलिक के अंदर डिवाइड कर जाएगी। अब यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपका जो बेसिकली जो सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी शो की हुई है, उसके बाद ये एओर्टा शो किया हुआ है, और एओर्टा सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान में आपका जो ड्यूडेनम होता है वो कंप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से आपको सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें आपको थर्ड पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम आपका जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, आपको लो बॉडी वेट होता है, मैलनरिशमेंट डेवलप हो जाती है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को खाने के बाद दर्द शुरू हो जाता है। हमारे पास फोरगट को सप्लाई करती है सेलिक आर्टरी, मिडगट को सप्लाई करती है आपकी सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और हाइंडगट को सप्लाई करती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। जैसे जैसे इनके लेवल्स हैं, ऊपर सेलिक है तो वो पहले फोरगट को सप्लाई करेगी, फिर मिडगट को आपकी सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर नीचे आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है तो वो आपकी हाइंडगट को सप्लाई करेगी। अब क्या होता है कि आपकी जो फोरगट और मिडगट होती है उसको वागस नर्व सप्लाई करती है पैरासिम्पैथेटिक, और जो आपकी हाइंडगट होती है उसको पेल्विक नर्व सप्लाई करती हैं। अब जो वर्टेब्रल लेवल होता है, जो आपकी फोरगट होती है वो T12 के लेवल पे, L1 के लेवल के ऊपर होती है, मिडगट आपकी L1 के लेवल पे होती है, और जो हाइंडगट होती है वो L3 के लेवल पे होती है। जो फोरगट होती है ना वो आपकी प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम तक होती है, फेरिंग्स से लेके प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम तक, और फेरिंग्स को सिर्फ और सिर्फ वेगस नर्व सप्लाई करती है, लोअर इसोफेगस को आपकी सिलिक आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक हो गया। और इसमें आपका लिवर, फोरगट के अंदर आपका लिवर भी आता है, आपका गाल ब्लैडर भी आ जाता है, आपकी पैंक्रियाज आ जाती हैं, स्प्लीन आ जाती है, और उसके साथ उसकी मेसोडर्म भी आ जाएगी। अब जो आपकी मिडगट होती है ना वो आपकी डिस्टल ड्यूडेनम से लेके आपके प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम तक होती है, ठीक है, और डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम से लेके आपके अपर पोर्शन ऑफ द एनल कैनाल तक, पेक्टिनेट लाइन से बफ तक, ये सारी आपकी जो है वो आपकी हाइंडगट होती है।